है वो टोटल 5 जनरेशन। तो आज जो है हम 5 जनरेशन्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें सवाल कैसे आता है? सवाल या तो ये आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, बस मेन यही सवाल आता है। बाकी कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो पूछते हैं, वो बस यही सवाल पूछते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें किस टाइप का कंप्यूटर था, या सेकंड जनरेशन थी तो उसमें किस टाइप का कंप्यूटर था, या थर्ड जनरेशन थी तो उसमें किस टाइप का कंप्यूटर था, ठीक है। या फोर्थ जनरेशन में किस टाइप का था, या फिफ्थ जनरेशन में किस टाइप का था। तो वो आता है सवाल। तो जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, स्क्रीन पे तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन आपको सारा कुछ याद नहीं करना है। आप भली नोट भी करते जाएं, अपने पास जो है वो रजिस्टर भी रखें। जब मेरा लेक्चर होता है तो रजिस्टर आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, और सबसे वो बड़ा कंप्यूटर था। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन से ये सवाल आता है कि सेकंड जनरेशन में जो है वो कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आपके सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे, ट्रांजिस्टर्स। ये याद रख लें पॉइंट। थर्ड जनरेशन से ये सवाल आता है कि थर्ड जनरेशन में जो है वो कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। तो थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था? थर्ड जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर है वो इस्तेमाल हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछते हैं कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का ये फुल फॉर्म है। और आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। और उसके बाद आता है कि फोर्थ जनरेशन में क्या था। तो फोर्थ जनरेशन में जो है वो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, वो यूज हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ था? फिफ्थ जनरेशन को हम, जो आजकल ये जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, ये कौन सी जनरेशन है? ये फिफ्थ जनरेशन है। करंट जनरेशन कौन सी है? फिफ्थ है। और फिफ्थ जनरेशन को हम एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, एज ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक नॉलेज भी बोलते हैं इसको। तो ये बेसिक नॉलेज की एज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बड़ा नाम है। आपने बहुत सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जैसे ये चैट जीपीटी है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो है वो मोड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी जनरेशन है? ये आपकी फिफ्थ जनरेशन है। या चैट जीपीटी जो है ये कंप्यूटर के किस जनरेशन में आ सकती है, किस में हम कंसीडर कर सकते हैं? फिफ्थ जनरेशन में। या जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन है जैसे एफबीआर है, वो डिजिटलाइज है। तो डिजिटलाइजेशन जो है ये किस जनरेशन में है? ये भी फिफ्थ जनरेशन में है, क्योंकि जो हमारे करंट जनरेशन है वो फिफ्थ ही है। तो बस यही जनरेशन के हवाले से सवाल आपको याद करने हैं, जहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी जनरेशन है। तो इतने आप याद कर लें सर जनरेशंस के फोर्थ हवाले से। जनरेशन कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। नोट हो गया? अभी यस सर। अभी ईमेल के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ ईमेल के हवाले से और फाइल इंडिकेशन के हवाले से। तो ईमेल के 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो आता है कि एग्जाम्पल बताएं नॉन न्यूमेरिक डेटा का। तो एम्प्लॉय की जो एड्रेस है उसमें कोई न्यूमेरिक होता है? एम्प्लॉय की एड्रेस में कैसे होगा न्यूमेरिक? बैंक बैलेंस जो है, बैलेंस तो हम न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं ना, नंबर्स में लिखते हैं ना। एग्जामिनेशन का स्कोर होता है 40 हो गया, 90 हो गया, वो भी हम क्या करते हैं? वो भी हम न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स में लिखना। जैसे 4 है, 1 है, ये सारे क्या है? न्यूमेरिकल्स है ना, नंबर्स है ना। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा का एग्जांपल कौन सा है? एम्प्लॉय एड्रेस। कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी मुलाजिम है, उसकी जो एड्रेस है उसमें न्यूमेरिक की जरूरत नहीं होती है, लाजमी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद है कि अनवांटेड रिपीटेटियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। मतलब एक अनवांटेड ईमेल है जो आपको नहीं चाहिए, या एक खराब ईमेल है, बैड ईमेल आप उसको कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो असेसरी ईमेल होती है, एक होती है नेसेसरी, एक होती है असेसरी। तो जो असेसरी ईमेल होती है उसको हम स्पैम बोलते हैं, जिससे आपका कोई जो है वो थ्रेट होता है जिस ईमेल से, उस ईमेल को क्या बोलते हैं? बोलते हैं। और जंक ईमेल भी इसको ही बोलते हैं, स्पैम को। स्पैम का दूसरा नाम क्या है? जंक ईमेल है।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जो इन 3 क्वेश्चन है ना, स्पैम वाला तो ज्यादातर आता है कि जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पूफ बोलते हैं, स्पूल बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ये ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। तो आप याद रखें कि ये स्पैम होता है। तो ईमेल के हवाले से ये हो गया। उसके बाद फाइल इंडिकेशन के हवाले से, मतलब अगर हमारे पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, किस जो है वो सिंबल से उसको हम लिखेंगे। तो MSW है, .WOR है, .WRD है। बहुत तो लोग यही समझेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट है तो WRD होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है वो डॉक्यूमेंट वाली सही है, डॉट डॉक होगा। डी ऑप्शन जो है डॉट डॉक, ये किसके लिखने की है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिखने की इंडिकेशन है। अगर कोई भी फाइल आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, डॉट डॉक होगा। अगर न्यू कोई वेरिएंट है तो उसमें डॉट डॉक्स होगा, ठीक है, और पुराना है तो डॉट डॉक। ये डिफरेंस है। उसके बाद है कि व्हेन यू सेव अ फाइल एज वेब पेज, वर्ड कन्वर्ट्स कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू HTML। अभी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTML होता क्या है। HTML हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। उसमें हम क्या करते हैं, व्हेन यू सेव अ फाइल एज अ वेब पेज, उसको वेब पेज की तरह जो है हम फाइल को सेव करते हैं इसमें। ठीक है, वर्ड कन्वर्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स कहते हैं जो हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके जो लेटर्स होते हैं उसमें जो लिखा होता है कुछ भी, वो हमारे कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें वर्ड कन्वर्ट्स कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू HTML। ठीक है। उसके बाद है कि विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट दो अलग चीजें हैं। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है तो डॉट डॉक होगा, अगर MS वर्ड की बात आती है तो winword.exe होगा, winword.exe। थोड़ा जो है ना वो डिफरेंस है इसमें, वो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये MS वर्ड है। और MS वर्ड में 3 चीजें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट भी इसका पार्ट है MS वर्ड का, और पावर पॉइंट भी इसका पार्ट है, MS एक्सेल भी जो है वो इसका पार्ट है। MS वर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट एक है, और वर्ड डॉक्यूमेंट की सिंबल आपको पता चल गया। उसके बाद है कि PNG इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ, PNG किसकी जो है वो फाइल एक्सटेंशन के। ऑडियो जो है वो PNG में होता है, या वीडियो होता है, या इमेज होता है, या फ्लैश होती है। तो ऑडियो तो PNG नहीं होता। PNG कोई भी आप इमेज देखेंगे ना, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो PNG होगी। इमेज पे PNG आ सकता है लास्ट में, लेकिन किसी वीडियो में नहीं आएगा, या किसी भी जो है वो ऑडियो में नहीं आएगा। उसके बाद है कि which फाइल इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। ये तो ऊपर रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसको इसके लिखने का जो अंदाज है वो चेंज है। तो सेम ही होगा winword.exe, क्योंकि MS वर्ड की बात है। उसके बाद है कि MS वर्ड जो आपका जो है, MS वर्ड में भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बात है ये, जो 97 से 2003 तक है, तो उसके लिए हम डॉट डॉक लिखते हैं। अगर 2003 के बाद वाला है तो डॉट डॉक्स होगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स, डॉक्स, डॉट डॉक्स। ये न्यू है, न्यू वर्जन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए फाइल इंडिकेशन के हवाले से। बाकी पहले मैं वो बता चुका हूँ एक्सटेंशन के हवाले से कि डॉक्स में क्या फर्क है, और XLSX में क्या फर्क है, PPT और PPTX में क्या फर्क है। वो जिसने वीडियो नहीं सुना है जरूर वीडियो सुने, ताकि आपकी ये फाइल एक्सटेंशन या फाइल इंडिकेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, 100% आपका क्लियर हो जाए। और उसके हवाले से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड MCQs हैं कंप्यूटर के, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके हवाले से मैं थोड़ा जो है आपको बताना चाहता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप मुझे बता दें कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। कोई बता सकता है फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? एनीवन नोज? मेमोरी कैशे। प्राइमरी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्राइमरी नहीं, कैशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है। कैशे मेमोरी उसको हम बोलते हैं CACHE, नोट कर लें रजिस्टर में, CACHE, कैशे बोलते हैं इसको। और ऑप्शंस में क्या आता है, ऑप्शंस में आता है रैम, रोम, या जो है वो स्टोरेज मेमोरी, ऐसे मतलब कुछ ऑप्शंस आते हैं। लेकिन जो सही उसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो कैशे होता है। कैशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट, सबसे तेज जो मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है, वो कौन सी है, कैशे मेमोरी है।
तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आ चुका है एग्जाम्स में पहले। तो आपको लाजमी ये माइंड में होना चाहिए कि कैशे मेमोरी क्या चीज़ है। उसके बाद मुझे बताएं रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप उसको जो है वो समझ नहीं पाते हैं। तो रैम और रोम में मेजर डिफरेंस क्या है, पता है किसी को? यस सर। सर, जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। और रोम जो वोल्टाइल होती और है नॉन नॉन वोल्टाइल वोलेटाइल इसलिए किसको होती है बोलते हैं? कि जो इलेक्ट्रिकल अगर उसको हम सप्लाई नहीं दे रहे होते हैं फिर भी वो स्टोरेज रहती है। वेरी गुड। मैं आपको आसान वर्ड में बताता हूँ कि रैम वो होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद कर लें। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है वो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा परमानेंट स्टोर होती है वहां पे, इसके लिए उसको हम नॉन वोल्टाइल बोलते हैं। और जो रैम है ना, उसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं होती। अगर आपका कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो वो डेटा जा सकती है, वो परमानेंट नहीं होती स्टोरेज। ठीक है, नॉन परमानेंट उसको हम कह सकते हैं रैम को। और उसके अलावा रैम में जो है वो आपकी एक तो नॉन परमानेंट बात हो गई, उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि ये वोल्टाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन आता है, एक तो आता है परमानेंट और नॉन परमानेंट का, दूसरा क्वेश्चन आता है वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल का। तो ये चार क्वेश्चन हैं जो रैम और रोम के हवाले से आते हैं, तो आपको ये नोट करने होंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, आप ये नोट कर लें। ठीक है? कौन से? ये क्वेश्चन नोट कर लें कि एक रैम जो है वो नॉन परमानेंट है, दूसरी बात नॉन परमानेंट की वजह से हम उसको वोलेटाइल बोलते हैं। दो क्वेश्चंस ये रैम के हो गए, दो रोम के हैं। रोम के दो कौन से क्वेश्चंस हैं कि रोम परमानेंट है, इसके लिए हम उसको नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। तो ये एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, रैम है, रोम है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप समझ लेंगे। या ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी रैम, रैम के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर वहां पे ऑप्शंस होंगे कि जो है रैम में परमानेंट है, उसके बाद ऑप्शन होगा नॉन वोल्टाइल है, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाएंगे? बताएं क्या लगाएंगे आप इस एमसीक्यूज में, अगर ये आ जाए सेम एमसीक्यूज तो। सर नॉन दोबारा से वोलेटाइल। रिपीट करें। सर क्वेश्चन जब भी, रिपीट करें। हाँ बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ। देखें, जब मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप गौर से सुने कि सर क्या बोल रहा है, ताकि आपको वो माइंड में हो जाए चीज। और मैं इसलिए ही क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपका जो है वो इंटरेस्ट बढ़े और आपका जो है वो माइंड 100% मेरी तरफ से हो, इसके लिए ही मैं क्वेश्चन करता हूँ। और कुछ शायद किसी स्टूडेंट को समझ आए, किसी को ना आए, तो इसीलिए मेरे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है रिगार्डिंग द रैम, रैम के हवाले से। तो ए ऑप्शन है, गौर से आपने क्वेश्चन सुन लिया अभी, ए ऑप्शन है रैम के हवाले से कि परमानेंट है, बी ऑप्शन है नॉन वोल्टाइल है, सी ऑप्शन है बोथ करेक्ट है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? बोथ ऑफ दिस बोथ होगा करेक्ट है। डी। या कोई एक नॉन ऑप्शन होगा? डी। वोलेटाइल। बोथ ऑफ दीज। नॉन वोलेटाइल सर। डी। नॉन वोल्टाइल होगा। डी होगा। नहीं सर, रैम के नॉन बारे में। वोलेटाइल तो रोम होती है, ये रैम की सर डी ऑप्शन। वॉलेटाइल होगा, नन ऑफ दीज। डी। नन ऑफ दीज, वेरी गुड। जिसी भी दो स्टूडेंट शायद नन ऑफ दीज का है, वो दो ही स्टूडेंट ठीक हैं जिसी ने भी नन ऑफ दीज बोला है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रैम जो है ना तो परमानेंट होती है, और परमानेंट ना होने की वजह से हम उसको वोल्टाइल बोलते हैं। तो ऑप्शंस जो मैंने दिए थे ना, वो पर वोल्टाइल भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी चीज जो है वो चली जाती है, तो खत्म हो गई बात, मतलब नन ऑफ दीज हो गया। उसके बाद टाइप्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी जो है वो क्वेश्चन आता है कि रैम के कितने टाइप्स हैं, किसी को पता है रैम के कितने टाइप्स होते हैं? आप तो माशाल्लाह कंप्यूटर भी चलाते होंगे, आप कुछ ना कुछ पता होगा। जी सर। दो सर होते हैं डी, सर। डी रैम, आर आर रैम। क्या मतलब है डी एस रैम? रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दो होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। फर्क क्या होता है दोनों में? दो टाइप्स होते हैं रैम के, बिल्कुल सही बात है। दो टाइप्स होते हैं, और डी रैम होती है और एस रैम होती है। तो एस और डी में क्या डिफरेंस, क्या है इसमें फर्क क्या है? बता सकता है कोई?
सर एक तो डायनामिक होती है जो डायमिनेटली काम करती है, डायनामिक। हाँ, डायनामिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइंस में आपने सुना होगा डायनामिक वर्ड और स्टैटिक वर्ड। डायनामिक कहते हैं कोई भी चीज मोशन में हो, और स्टैटिक कहते हैं कोई भी चीज रेस्ट में हो। तो जो डायनामिक मेमोरी होती है, रैम होती है, उसको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो स्टैटिक होती है ना, वो खामोश होती है, वो रेस्ट में होती है, तो उसको रिफ्रेश करने की, फ्रेश करने की जरूरत होती है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। ये सवाल आता है कि कौन सी मेमोरी को जो है वो हम रिफ्रेश करते हैं या फ्रेश करने की जरूरत होती है, नीड होती है, वो कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए वो स्टैटिक है, क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसके लिए उसको फ्रेश किया जाता है। और जो डायनामिक होती है वो ऑलरेडी मोशन में होती है। समझ गए बात? तो ये फर्क है। उसके बाद रोम के कितने टाइप्स होते हैं? सर 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? सर एक याद है, ईप्रोम, सेकंड याद नहीं है। एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम और ई पी रोम। 3 टाइप्स होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जस्ट मैंने भी ऐसे टेस्ट के लिए तैयारी की थी तो जनरली पढ़ा था। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में यही है। अगर कोई आपसे कोई एक्सपर्ट बैठा है इसी में ग्रुप में, तो वो बता सकता है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग फील्ड होती है, हर किसी को अपने फील्ड में गिरप होती है। तो किसी को पता है तो बता दे। मेरे ख्याल में ये 3 किस्म है जो मैंने पढ़े बुक्स में। तो ये 3 टाइप्स हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर के हवाले से मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर ऐसा पार्ट है जो हर टेस्ट में आता है। जो भी आप क्लरिकल जॉब्स के लिए टेस्ट देंगे, असिस्टेंट की हो, यूडीसी की हो, एलडीसी की हो, तक कंप्यूटर तो आता ही आता है। 20 क्वेश्चंस तो वो कंफर्म होते हैं। या इवन आप 16 स्किल की कस्टम इंस्पेक्टर की दे देते हैं, या कोई ऐसी अच्छी पोस्ट आ जाती है तो उसमें भी कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर के लिए एक अच्छा बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपको एसएसटी में भी काम आ जाएगा। एक तो आप मेरे एमसीक्यूज बंच बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बेहतरीन कंप्यूटर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अलग मतलब हमें सिर्फ कंप्यूटर का बुक चाहिए, तो 9th क्लास का एक बुक है, वो बहुत बहुत अच्छा बुक है। उसमें इजी वे में टॉपिक क्लियर है। उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब एक कोई टॉपिक है ना, आउटपुट और इनपुट, तो उस पे आउटपुट इनपुट का चैप्टर है। फिर उसके बाद में कोई उसके 40-50 एमसीक्यूज है। अगर आप वो पढ़ लेंगे ना, फिर उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, बहुत आपको बड़ा फायदा होगा। और उसकी की भी लगी हुई है कि ये करेक्ट की है। तो मैं आप सब स्टूडेंट को वो बुक सजेस्ट करूंगा। आप सारे नाम लिख लें उस बुक का। वो 9th क्लास का बुक है, फरीदी सीरीज का। किसका है? मकतब फरीदी सीरीज 9th क्लास का बुक है। जबरदस्त बुक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बेसिक बुक है ना, तो हर स्टूडेंट को समझ भी आ जाएगा, वो खुद भी पढ़ लेगा। और मैं भी आपको उसके जो है वो गाइड करूंगा उसके हवाले से, उसकी रेफरेंस से। तो ये बुक बेहतरीन बुक है। मैंने भी ये पढ़ा था शुरू में ना, जब मैं टेस्टर्स की तैयारी करता था, तो मुझे भी किसी दोस्त ने ये रिकमेंड किया था कि ये अच्छा बुक है। तो मैं अभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबने नाम लिख लिया? ये बुक आप सब ले लें। सर रोम के 4 टाइप है। जी। रोम के सर 4 टाइप है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी हाँ रोम और डबल हाँ ई पी रोम। एम हाँ। रोम, वास्ट रीड ओनली मेमोरी। कौन कौन सा लास्ट कौन सा बताया? एम रोम, वास्ट एम रीड रोम। ओनली मेमोरी। अच्छा, एम रोम मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी तो मैंने सारे एक पढ़े सर एम रोम है। हैं। बाकी मैंने सारे सुने। ये शायद आपकी मैं तरफ से ही सुन रहा हूँ। बाकी वैसे मैंने ये नहीं कभी सुना। ये जो आप बता रहे हैं एलपी रोम, पता नहीं कौन सा है। So three types हैं, सर एम ये रोम। बुक्स में नहीं है लेकिन सर अभी। programmable ROM, सर EPROM, ईपी हाँ, EEP। आप 3 टाइप से याद कर लें, उसके हवाले से पढ़ लें। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है कितने टाइप से, लेकिन मे भी कभी आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी इसमें हमारे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं कभी बहस करता हूँ कि मैं सही हूँ या आप गलत हैं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को कह दूं कि आप गलत हैं, मैं हर बात में सही हूँ। ऐसी बात नहीं है, आप भी सही हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना बुक्स में, जो जहाँ से टेस्ट आती हैं वेबसाइट से, तो वहाँ पे 3 किस्म आते हैं और 3 मेन हैं। बाकी एल रोम तो मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है। वैसे मैंने भी कंप्यूटर ज्यादा पढ़ा है, बहुत सारे बुक्स भी स्टडी किए हैं, देखे हैं। मैं भी हो सकता है कोई जो है वो बहुत सारी जो है वो रिसर्च चल रही है आजकल के वर्ल्ड में, तो हो सकता है कि कोई न्यू आया सर हो। ये हमारे बुक्स जैसे में अभी नहीं है सिंटैक्स के, लेकिन है 4 रोम। अच्छा, हो सकता है, पॉसिबल है। आपने कोई डिग्री की है कंप्यूटर में या ऐसे बताया है? सर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो फिर शायद आपके हिसाब से सही हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो जिस पे रिसर्च हो रही है। जैसे मैटर की स्टेट्स हैं, तो आपने कितनी स्टेट्स पढ़ी है मैटर की?
मैटर की सर, हमने तो पहले तो 4 पढ़ी थी, वो 3 पढ़ी थी, मगर अभी तो 4 5 आ गई, It's 4 आ ना गई। मैट्रिक। सर 5 है। हाँ तो देखिए ना, पहले 3 थी, उसके बाद 4 थी, अभी 5वीं आ गई है। अभी जो मतलब रिसेंट रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 5 है। तो देखें ये जो है ना वो चेंज होती रहती है, हर चीज चेंज होती है। तो कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक चेंज होता है, हर चीज चेंज होती है। जैसे लेंथ है बॉर्डर्स की, तो ये भी चेंज होती रहती है। जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स है ना, अभी आप ये लाजमी गूगल करें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि चीजें चेंज भी होती हैं, सेम नहीं होती। बुक्स में क्या होता है कि सेम चीजें होती हैं, क्योंकि लाजमी बात है कि जो ऑथर होता है, जो किताब लिखता है, तो उसका किताब 1 साल तक तो लाजमी है कि कोई नहीं न्यू नहीं आता ना, वो सेम ही बुक चलता है। क्योंकि वो 1000 2000 कॉपीज करवाते हैं, किसी भी कारवान का हो, इल्मी का हो। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी उस पर रिसर्च किया करें। तो स्पेशली जो बॉर्डर्स है ना पाकिस्तान के, वो चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान की एरिया चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस है, मतलब कुछ जो है वो टॉपिक्स में डिफरेंस है। तो टीचर का काम होता है गाइड करना, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, गाइड करूंगा, लेकिन ज्यादा जो उस पे स्टडी है वो आपको खुद को करनी होगी, रिसर्च खुद को करनी होगी। मैं जस्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और उसके अलावा एक मैंने फाइल भी बनाया है, उसमें क्या है कि मैंने मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हैं एसपीएससी के हवाले से या फेडरल के हवाले से, उसका फाइल भी बनाया है। वो भी मैं आज ही आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। वो भी आप पढ़ें, और जितना आपसे पढ़ाई हो सकती है उतना आप ज्यादा पढ़ें। लाजमी नहीं है कि मैं आज मिसाल कंप्यूटर में 2 टॉपिक्स करवाएं तो आप वो ही पढ़ें। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कोई चीज़, वो भी आप पढ़ा करें। और कंप्यूटर का बुक लाजमी आप लें, ये आपको हर जगह पे काम आएगा जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। अगर किसी ने नाम नहीं लिखा है या समझ नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं तो आपको वो बता दूंगा। सर सर जो कंप्यूटर से सर कितने क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जो एग्जाम आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर के अक्सर जो है ना वो 20 एमसीक्यूज आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं तो 20 आते हैं, 15 20 ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर के। कभी तो मतलब जो क्लरिकल जॉब है, स्पेशली आईबी सेक्टर की, उसमें तो 100 से 60 एमसीक्यूज भी कंप्यूटर के आते हैं, 60 एमसीक्यूज सिर्फ कंप्यूटर के। सर अभी 40 आए थे सर। हाँ ना, यही है ना कि अभी 40 आए हैं, कभी 60 आते हैं, कभी 30 आते हैं मिनिमम। फिर भी जो है ना वो 20 आते हैं, और 20 मार्क्स बड़ी मार्क्स हैं। एक एक मार्क का जो है ना वो डिफरेंस होता है। अभी देखें पीएसटी जीएसटी में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो एक एक मार्क से फेल हुए हैं। किसी की 39 मार्क्स हैं तो 40 पे पास हुआ। तो वो जो है वो अभी जो है रो रहे हैं कि सर हमारे एक नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं ना नहीं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में? सिंध पब्लिक का तो ये रूल रहा है, निगेटिव मार्किंग तो होती है। तो उसके लिए भी मैं आपको जो है ना एक लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो है वो धुक्का कैसे लगाना है, और उसके अलावा गैस कैसे करना है क्वेश्चन को, और उसके अलावा अटेम्प्ट कितने करने हैं, कितने छोड़ने हैं। उसके हवाले से कल मैं सोचता हूँ कि ये लेक्चर रख लूँ, जिसमें आपको मैं ये गाइड कर लूँ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, या कोई अंदाजा लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है। तो कल मैं इसके पर हवाले से लेक्चर, क्योंकि ये मेन लेक्चर है। सर जी जी। आप ये बता सकते हैं कि जो एसएसटी के पेपर में कितने जो है क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से आएंगे? कंप्यूटर के सिलेबस में तो मेरे ख्याल में 10 एमसीक्यूज थे। मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया था ना फर्स्ट डे पे। जिसने आज ज्वाइन किया है तो उसको मैं दे दूंगा वो पीडीएफ, या वो जो है वो लिंक दे दूंगा, ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 10 एमसीक्यूज बताए थे ना मैंने। सारे स्टूडेंट्स एड थे ऑलमोस्ट, तो 90% तो एड थे। पहला लेक्चर सुना था स्टूडेंट ने, तो 10 ही बताए थे मैंने। जी, लेकिन अभी आई थिंक यहाँ से किसी ने कहा ना कि 40 आएंगे अब, नहीं 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 इसलिए नहीं, एसएसटी में नहीं होंगे, वो किसी और टेस्ट की बात कर रहा है। एसएसटी में 40 कैसे आएंगे? एसएसटी में बहुत सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर ऐसे ही 40 आ जाएंगे तो और बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ जाएंगे? 40 नहीं आएंगे, 10 आएंगे एसएसटी में। तो लेक्चरर में तो 80% होता है सब्जेक्ट। लेक्चरर तो अलग अलग होता है हर सब्जेक्ट का। अगर कंप्यूटर का लेक्चरर लाजमी है, उसमें 80 कंप्यूटर का आएंगे। अगर सिंधी का है तो उसमें सिंधी के 80 आएंगे, वो तो अलग बात हो गई, वो सब के लिए नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि तो मीटिंग का पता नहीं है, खत्म हो जाएगी अचानक। जो आपकी बुक है जो आपकी बुक जी है जी। उसमें हाँ जो हाँ। कंप्यूटर, हम वो मतलब कंप्यूटर का सेक्शन वहां से अगर कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो इनफ है?
इनफ इनफ है, क्योंकि उसमें सारे पोर्शंस है ना, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ईमेल है, फाइल इंडिकेशन, ये भी उसी बुक का ही पेजेस है, या कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ाई है, तो उसमें सारा कुछ है, A to Z है, सारे पोर्शंस हैं। वो मैंने अलग अलग सेपरेट किए हैं, वैसे वो एक ही जगह पे MCQs मिलते हैं, लेकिन मैंने सेपरेट पोर्शंस में उसको डाला है। और कुछ उसमें फंक्शनल कीज हैं, एब्रिविएशंस हैं, उसको भी मैंने जुदा किया है, सेपरेट लिखे हैं। तो वो बेस्ट है, वो इनफ है, वो भी SST के लिए तो इनफ है वो। ठीक है सर। सर मैथ के क्वेश्चन जो है, मैथ की क्लासेस मेरे ख्याल नहीं हुई सर, उस हवाले से कुछ जो है क्या है स्टडी? मैथ के मैं ऐसे करता हूँ कि मैथ के हवाले से आपसे आपके मैं क्लासेस भी लूंगा, और एक मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स जो है ना, वो सारे मैथमेटिक्स के अपलोड कर दिए हैं, जो मैंने पहले स्टूडेंट्स को वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो उसकी लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, जो भी स्टूडेंट फ्री हैं, जिसके पास टाइम है, जिसको कोई जॉब वगैरह नहीं है और टाइम मिल सकता है, तो भले वो अभी से ही जो है ना वो स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन उस ग्रुप से भी। उस ग्रुप की मैं लिंक शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, फिर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें और मुझे स्क्रीनशॉट भी उसकी भेजें कि सर हमने ये रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं आपका अप्रूव करूंगा, फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आप फेसबुक से वो मैथमेटिक्स के जो है वो लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें कंप्लीट है, सेट से लेकर बेसिक मतलब मैथ से लेकर कंप्लीट मैथमेटिक्स है, उसमें तकरीबन कोई 60 लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स के। उसमें A to Z आपकी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, तो सारे आपके सही हो जाएंगे, अगर आप उसको अच्छी तरह से सुनते हैं तो। ओके बुक आपने थैंक यू। बताई है उसमें शॉर्ट कीज वगैरह भी हैं ओवरऑल कंप्यूटर्स बिल्कुल की। बिल्कुल, ओवरऑल ओवरऑल उसमें MS ऑफिस के अलग MCQs हैं, MS एक्सेल के अलग हैं, पावर पॉइंट के अलग हैं, कीज अलग हैं, उसमें सारा कुछ अलग अलग है। उसमें ज्यादा मेरा जो फोकस है वो कंप्यूटर पे भी मैंने अच्छी तरह से किया है, क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर मेन पोर्शन है हर जॉब के लिए, उसी हवाले से। और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है सर तो? मैं ये कहना चाह रही थी कि प्रीवियस जितना भी मटेरियल शेयर किया है ग्रुप में, प्लीज एक दफा और शेयर कर दें, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू स्टूडेंट जो है ना वो काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दें, ताकि मैं उसको सेपरेटली सेंड कर दूं। ग्रुप में तो मैं दोबारा सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे स्टूडेंट। बाकी मैं उसको पर्सनल सेंड कर दूंगा, जो न्यू स्टूडेंट है ना वो मुझे इनबॉक्स कर दें काइंडली। अच्छा सर, जो साइंस है वो उसकी क्लासेस आप कब लेंगे, स्पेशली फिजिक्स की? फिजिक्स की तो इंशाल्लाह वो हम कल ये लेक्चर रखेंगे जनरल गाइडेंस पे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है, सिंध पब्लिक की स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होता है। कल इसके हवाले से डिस्कशन होगी, उसके बाद मैं साइंस को स्टार्ट करूंगा ओके सर, थैंक इंशाल्लाह। यू। थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन किसी को है तो बता दें। और मेरे बुक के हवाले से आपको बताऊं कि जो मेरा बुक है ना उसमें कोई 60 पेजेस हैं जो कंप्यूटर के हवाले से हैं, और उसमें IBS अक्षर के 2 टॉपिक्स होते हैं फेमस। एक प्रोटोकॉल कंप्यूटर का टॉपिक है, और एक होता है टोपोलॉजीज, उसके हवाले से 2 टॉपिक्स ये जो है ना ये IBS अक्षर में स्पेशली ज्यादा आते हैं। तो वो भी मैंने बुक में जो है ना वो गूगल से सर्च करके इधर उधर से स्टडी करके वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं टॉपिक्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे इस बुक में। ओके सर। हाँ, बाकी बाकी कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का किसी का भी तो पूछ लें बेशक क्वेश्चन। अच्छा सर, टेस्ट कब तक है? जी सर मैं पूछ रही हूँ टेस्ट कब तक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 26 नवंबर पे है, तो हम। बिल्कुल, ये डेट तो आई थी, लेकिन अभी जो है ना वो सिलेबस वगैरह अभी नहीं आया है सिंध पब्लिक की तरफ से, और अभी जो है ना वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अभी MO म्यूनसिपल ऑफिसर के रिजल्ट के हवाले से इश्यूज चल रहे हैं, तो शायद जो है ना वो पोस्टपोन हो सकती है कुछ टाइम के लिए, मे बी दिसंबर में हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई शेड्यूल भी नहीं आया है। शेड्यूल जब तक नहीं आता है तभी तक तो कंफर्म नहीं है। शेड्यूल भी कम से कम जो है ना वो 15 डेज तो पहले आना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि दिसंबर में होगी। सर और अब सर तक तो ये जो है पिटिशन जो है इन्होंने की है, जो म्यूनसिपल की रिजल्ट आई है इस हवाले से जो है इन्होंने जो है कह रहे हैं कि दिसंबर में मे भी हो ये जो SST की हाँ, टेस्ट है। पॉसिबल है दिसंबर में हो जाए। यस सर। सर, ये जो सिलेबस है तो ये लाजमी सिलेबस अपना शेयर करेंगे बिफोर एग्जाम?
हो सकता है सिलेबस शेयर करें, अदरवाइज वो कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है अलग सेपरेट शेयर करने की, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आपको बस उसको ही फॉलो करना है अभी तो, जो है ना, सिंध गवर्नमेंट के सिलेबस को उसी तरह आपको स्टडी करनी है। और वो सिलेबस मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंध गवर्नमेंट का कौन सा सिलेबस है, और जो मीडिया पे बहुत सारे जो टीचर्स हैं अकेडमीज वाले चला रहे हैं वो अलग सिलेबस है। तो आपको सिंध गवर्नमेंट के सिलेबस को फॉलो करना है, और एसपीएससी ने अगर अनाउंस नहीं किया तो वो भी उसको ही फॉलो करेंगे, सिंध गवर्नमेंट के। ओके सर। ओके, एनी क्वेश्चन? सर मुझे जी जी सर जी। मुझे पूछना था कि ये जो अगर साइंस है तो अगर हम 9th और मैट्रिक के बेसिस पे जैसे बायो है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, उसको अगर श्योरली, रीड करें तो उससे हमें मतलब ज्यादा चांसेस में बेनिफिट मिल सकता है या श्योरली बिल्कुल सेपरेटली कोई? बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एसएसटी है ही 9th और मैट्रिक के हवाले से, तो ज्यादातर तो फोकस आपका उस पर ही होना चाहिए और उससे ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो बिल्कुल आप उसके लिए जो है वो वहां से पढ़ सकते हैं। सर जो नाइन मैट्रिक जी सर। जो नाइन मैट्रिक की जो बुक्स हैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो इसको हम अगर पढ़ते हैं मतलब वैसे